हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इससे पहले मैंने इसका प्रीवियस ईयर बना रखा है, ना देखा हो तो देख लेना। हम आगे के प्रीवियस ईयर देखते हैं। हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1926, ऑप्शन डी है 1930। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। मालाबार में जो मोपला विद्रोह था वो 1921 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल के मोपला किसानों ने 20 अगस्त 1921 को अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने से हुई। अच्छा, मोपला विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? केरल से। कभी एग्जाम में पूछ लेगा तो याद रखना, केरल के मोपला किसानों ने कब की थी? 20 अगस्त 1921 को की थी, अंग्रेजों के पुलिस थाने को जलाने से। ठीक है। मोपला इस क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब और मलयाली मुसलमान थे। तो मोपला थे तो मोपला थी इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब और मलयाली मुसलमान। मोपला विद्रोह वस्तुतः काश्तकारों का जमींदारों के खिलाफ करना देने का विरोध था। किसका था? काश्तकारों का था, जमींदारों के खिलाफ था। क्यों था? करना देने के विरोध में था। खिलाफत आंदोलन के नेता रहे शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार ने मालाबार में सैनिक शासन की घोषणा कर दी और मोपलाओं को 1921 के अंत तक बर्बरता से दबा दिया गया। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है वो भी याद रखना कि मोपला विद्रोह हुआ कब था? तो 20 अगस्त 1921 को हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरला के मोपला किसानों ने किया था। थे कौन? तो वे थे अरब और मलयाली मुसलमान। ठीक है। उनका जो सहयोग था वो किसने किया था? वो था शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर, यानी कि जो उड़ीसा था वो बिहार दोनों एक ही में ही था, लेकिन वो कौन सी तारीख थी जिस दिन बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया और उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नए प्रांत का दर्जा दे दिया गया? ऑप्शन ए है 2 जनवरी 1939, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1936, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन डी है 8 नवंबर 1938। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1936। ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को जो उड़ीसा था उसको बिहार से अलग करके एक अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार प्रांत से पृथक कर एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। वर्ष 1912 तक बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक संयुक्त प्रांत थे। 22 मार्च 1912 को बिहार और बंगाल को एक अलग संयुक्त प्रांत बिहार उड़ीसा के रूप में बंगाल से अलग कर दिया गया। सबसे पहले याद रखना कि 1 अप्रैल 1936 को, कब? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा तो उसको बिहार से अलग कर दिया गया। पहले सब एक ही में था। ठीक है। और 1912 तक बिहार, उड़ीसा और बंगाल सब कुछ एक ही में थे, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार और बंगाल को अलग संयुक्त प्रांत बिहार उड़ीसा के रूप में बंगाल से अलग कर दिया गया था। और इसीलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। ठीक है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। और बिहार के बारे में सारी चीज़ें याद रखना। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में आपकी हेल्प करेंगी। 7 और आप गिन भी नहीं बचे, क्योंकि लोग कह रहे थे कि तो मार्च में ही आपका एग्जाम होगा, तो फरवरी के लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा, मार्च में एग्जाम होगा, जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है। बिहार में फाइनली बन चुकी है फिर से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट, तो फिर से एग्जाम तो होगा ही होगा, इसलिए अच्छे से आप एक प्रीवियस ईयर देख लीजिए। अगला 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए है हेमंत सरकार, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ऑप्शन डी है सचिंद्र नाथ सान्याल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया है।
हमारी व्याख्या कह रही है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन सचिंद्रनाथ सन्याल और सुखदेव थापन ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। अच्छा, इस बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कहाँ किया गया, तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे और आपको गलत चुनना था। ठीक है, दिल्ली में किया गया था कि आपका अमृतसर में, तो इसे आंसर दिल्ली ही हो जाएगा। कब किया गया था? सबसे पहले याद रखना 1928 में किया गया था और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। किसने? सचिंद्रनाथ सन्याल और सुखदेव थापन ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। पुलिस अधीक्षक लाहौर सैंडर्स की 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी घटना थी। देखो, ये प्रीवियस ईयर के पेपर है तो हो सकता है इसमें से कोई रिपीट भी हो। अगर नहीं रिपीट हुए ना तो ये जो व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ इसमें से तो 100% रिपीट होंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया, तो ये पूछ लेगा कहाँ किया गया, दिल्ली में। किसने किया, तो इसका नाम ना देकर ये दे देगा सुखदेव थापन। किसके नेतृत्व में किया? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया। कब किया? 1928 सितंबर में किया। ठीक है, तो व्याख्या अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपके काफ़ी क्वेश्चन हल हो जाएंगे और देखना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने 30 अक्टूबर 1928 को हत्या की थी सैंडर्स की। ये पहली क्रांतिकारी घटना थी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द के संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन ए है 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 25वें संशोधन द्वारा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें हमारी प्रस्तावना में समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये जोड़ा गया था। हमारी प्रस्तावना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। क्या हमारी प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक क्रांति का, ठीक है, इसमें जो 42वां संविधान संशोधन था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी है संसद के प्रति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के प्रति। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के प्रति। जो संघीय मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा का गठन प्रत्येक चुनाव द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है क्या? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। ठीक है, जबकि राज्यसभा का गठन होता है अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है। संविधान के कौन से आर्टिकल के अनुसार? 75 के आर्टिकल 3 के अनुसार। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन कहना है कि पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। जो पहला लोकायुक्त था वो महाराष्ट्र राज्य में नियुक्त हुआ था। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और इसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जल महल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। चीफ मिनिस्टर है नेम भजन लाल शर्मा, गवर्नर है कलराज मिश्र और यहाँ टोटल 53 जिले हो गए हैं। पहले 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, फिर 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। 53 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस और राज्य की पुष्प है गेंदा।
ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य में नियुक्त हुआ था। इस राज्य ने वर्ष 1971 में महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लागू किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, चाहे आईएएस लेवल का एग्जाम हो, एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, यूपी के हो चाहे बिहार के हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है हैग, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है जेनेवा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैग द नीदरलैंड में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में स्थित है। रोम की बात करें तो ये इटली की कैपिटल है। ठीक है, और जो जेनेवा है यहाँ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग जो है वो कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार द्वारा स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 से ये न्यायालय शुरू हुआ। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और मुद्रा यूरो है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हैग के नीदरलैंड में स्थित है। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है और मुद्रा इसकी यूरो है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1990 1990, ऑप्शन बी है 1948 1948, ऑप्शन सी है 1995 1995 1995, ऑप्शन सी है कि 2001। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1995। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही स्थित है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्याख्या है, इसको याद रखना। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, काफी एग्जाम में पूछ लेता है WTO के फुल फॉर्म। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी को, जिस दिन DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक रॉबर्ट आबेजडो और मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो महानिदेशक तो चेंज होते रहते हैं, इसको जरूरी नहीं, इसे मुख्यालय याद कर लो, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर है, तो फिर प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही है। संगठन है, ये मुख्यालय है, स्थापना वर्ष कभी चेंज नहीं होंगे, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। विश्व व्यापार संगठन ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, जो अमेरिका की कैपिटल है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में इसकी स्थापना हुई। न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए है रियो दी जेनेरियो, ऑप्शन बी है क्योटो, ऑप्शन डी है स्टॉकहोम, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रियो दी जेनेरो। पृथ्वी का बढ़ता हुआ जो तापमान था उसे बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रियो दी जेनेरो में हुआ था। हमारी व्याख्या भी कह रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की आत्मा क्या है? ऑप्शन ए है संघीय ढांचा, ऑप्शन बी है प्रस्तावना, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी प्रस्तावना। जो संविधान की आत्मा है उसे प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था, ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित हिस्सा है। क्योंकि हमारे थे पंडित ठाकुर दास, इन्होंने कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का ऐसा भाग है, सबसे सम्मानित भाग है। और यानी पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहा था किसको? प्रस्तावना को। तो संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। इसको संविधान के पहचान पत्र यानी पालकी वाला ने कहा था। देखो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सही से वो याद कर लो। संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है, और पंडित ठाकुर दास ने इसे क्या कहा था? इसे एक संविधान का सबसे सम्मानित हिस्सा कहा था। यानी पालकी वाला ने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा था। ठीक है, और जो हमारे
और संविधान के जनक कौन थे हमारे? संविधान के जनक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। ठीक है, संविधान क्या था? उन्होंने आर्टिकल 32 को आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो ये सब याद रख लेना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, 36 से 91 तक हैं। ठीक है, प्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है हॉब्स। हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन ऑस्टिन। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन जॉन ऑस्टिन का है। संप्रभुता राज्य की शासन शक्ति होती है, यह राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है और राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के ऊपर अप्रतिबंधित आदेश प्रदान करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के देश राष्ट्रपति हैं। मैंने आपसे कहा है कि प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो तब ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो हमारे कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के थे। लेकिन वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और कितने नंबर की हैं? 15वें नंबर की हैं। रामनाथ कोविंद पहले थे, ये 14वें नंबर थे। इसके बाद बनी है श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में 15वें नंबर की हैं। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वें नंबर की हैं, याद रखना। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर का है। वैसे तो सारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो लेकिन नई करंट अफेयर पूछी जाएगी। तो करंट अफेयर डेली 10 बजे कराते हैं, वो देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 2009, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2010, ऑप्शन डी है 2012। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011। भारत में जो अंतिम जनगणना है वो 2011 में की गई थी। अब 2021 में करवाने की बात कही गई थी, लेकिन अब नई जनगणना अभी नहीं हो पाई है, जल्दी होगी, क्योंकि 2021 में करवाने वाले थे, लेकिन कोरोना आ गया, उस वजह से नहीं करवा पाए। ठीक है, भारत में अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी। वर्ष 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार आयोजित की जा चुकी थे, यानी इस बार 16वीं बार होगी। पहली बार जनगणना वर्ष 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन किया गई थी। भारत की पहली पूरी जनगणना 1881 में की गई थी और 1951 के बाद सभी जनगणनाएं वर्ष 1948 जनगणना अधिनियम के तहत की गई। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंतिम जनगणना हुई 2011 में, कौन से नंबर की थी? 15वीं बार। इस बार कौन से नंबर की होगी? 16वीं बार। पहली बार कब की थी? 1832 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन। पहली पूर्ण जनगणना की गई थी 1881 में। ठीक है, सभी जनगणनाएं 1951 के बाद 1948 जनगणना अधिनियम के तहत की गई हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है ब्रटलैंड आयोग, ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रटलैंड आयोग। सतत विकास का सिद्धांत ब्रटलैंड आयोग ने प्रतिपादित किया। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि सतत विकास का सिद्धांत को ब्रटलैंड आयोग ने प्रतिपादित किया। ब्रटलैंड आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का एक संगठन था, जिसका उद्देश्य सांधारणीय विकास की खोज में देशों को एकजुट करना था और इसकी स्थापना 1983 में विश्व की पर्यावरण की समस्या थी उसके अध्ययन करना था। ठीक है, उसके अध्ययन के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए है सिंधुश्री खुल्लर, ऑप्शन बी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी है राजीव कुमार, ऑप्शन डी है अरविंद पनगड़िया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। अब हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो याद कर लेना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और 1934 अधिनियम के तहत की गई थी। इसलिए साल 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के हैं और इसका लोगो है टाइगर विद पॉम ट्री और भारत का सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक है। ठीक है, सारी चीज़ें रिजर्व बैंक ऑफ
ठीक है, ये सारी चीज़ें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को है, मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये भी याद रखना कि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये सभी चीज़ एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है और इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य देश में जो सांख्यिकी गतिविधियां हैं उसके समन्वय और सांख्यिकी मानकों को विकसित करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष पहली बार प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है पहला है 1601 यानी 1601, ऑप्शन बी है 1861 यानी 1861, ऑप्शन सी है 1765 1765 और ऑप्शन डी है 1853 यानी कि 1853। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1863। ठीक है, भारत में यानी इंडिया में कागजी मुद्रा थी वो पहली बार 1861 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेपो रेट क्या है? ऑप्शन ए है कि स्टेट बैंक द्वारा भविष्य निधि ग्राहकों को प्रदत्त ब्याज दर, ऑप्शन बी है ब्याज दर जिस पर भारतीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगते हैं, ऑप्शन सी है बैंकों में सावधि जमा पर प्रदत्त ब्याज दर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक लोक भविष्य निधि ग्राहक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि ब्याज दर जिस पर भारतीय बैंक रिजर्व बैंक से रकम मांगती है। रेपो रेट पूछा है कि रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर होती है जिस पर जो रिजर्व बैंक से रकम मांगी जाती है, जिस पर भारतीय बैंक जो होता है वो रिजर्व बैंक से रकम मांगता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है, जबकि रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। RBI क्या है? हमारा जो है सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक केंद्रीय बैंक है। जब ये लोगों को पैसा ऐसे करके बांटती है, उधार देती है, तो वो होता है रेपो दर, और जब ये लोगों से पैसा अपना वापस लेती है तो वो होता है रिवर्स रेपो दर। ठीक है, रिवर्स मतलब पैसा और रिवर्स करना, वापस लेना। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट और इजी भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडेक्स फंड क्या है? ऑप्शन ए है कि प्राकृतिक आपदाओं में कृषकों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों के पास फंड, ऑप्शन बी है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत सरकार द्वारा स्थापित आपातकालीन फंड, ऑप्शन सी है इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में निवेश करता है, ऑप्शन डी है औद्योगिक गतिविधियों को विकसित करने हेतु पूंजी बाजार फंड। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में निवेश करता है उसके हम इंडेक्स फंड कहते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि इंडेक्स फंड एक विशेष म्यूचुअल फंड है जो किसी विशेष मार्केट इंडेक्स में उसी स्टॉक को खरीदता है। ये फंड किसी विशेष इंडेक्स की सिक्योरिटीज में समान अनुपात में निवेश करता है तथा किसी विशेष सेक्टर पर आधारित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेगासस क्या है? ऑप्शन ए है कि एक कृत्रिम होशियारी से संबंधित है, ऑप्शन बी है एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, ऑप्शन सी है एक खेल संबंधित ऐप है, ऑप्शन डी है एक जासूसी यंत्र है जो लोगों के फ़ोन के माध्यम से जासूसी करता है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक जासूसी यंत्र है जो लोगों के फ़ोन के माध्यम से जासूसी करता है। इसे हम क्या कहते हैं? पेगासस कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है? ऑप्शन ए है केप टाउन, ऑप्शन बी है ब्लूमफोर्टन, ऑप्शन सी है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन डी है डरबन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी केप टाउन
तथा प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, जबकि इसकी न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन है। इसकी मुद्रा रैंड है। तो दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी पूछे तो केप टाउन है, प्रशासनिक पूछे तो प्रिटोरिया है, जबकि न्यायिक पूछे तो ब्लॉमफोंटेन है और मुद्रा कौन सी है? रैंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया है? ऑप्शन ए है एल सल्वाडोर, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल सल्वाडोर। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मध्य अमेरिकी देश एल सल्वाडोर ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया है। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, इसे कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु निर्मित किया गया है। इसका विकास सतोशी नाकामोटो नामक एक अभियंता ने किया था। तो बिटकॉइन को सबसे पहले जो मुद्रा है, कानूनी मुद्रा, वो किसने माना है? वो माना है एल सल्वाडोर ने, जो मध्य अमेरिकी देश है। और इसकी किसने विकास किया था? सतोशी नाकामोटो ने किया था, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस न्यायालय ने धारा 348(2) के प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ऑप्शन बी है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ऑप्शन सी है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान ने हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है धारा 348(2) के तहत। अगला व्याख्या, हमारी पहले व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 348(2) के अनुसार हिंदी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश हिंदी भाषा के प्रयोग को इन्होंने मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन को आरक्षण देने हेतु संविधान में किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 15(4) या 16(4) यानी कि 15(4) या 16(4). दूसरा को कह रहा है कि अनुच्छेद 15(2) 16(2). तीसरा कह रहा है कि 15(3) 16(3) आर्टिकल। चौथा कह रहा है कि आर्टिकल 56 एंड 16(6). सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 15(6) एंड 16(6). EWS यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से पिछड़े को आरक्षण देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15(6) एंड 16(6) को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आर्थिक रूप से पिछड़े EWS को आरक्षण देने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अधिनियमित किया गया है। कौन सा हमारा आर्टिकल है? 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? तब किया गया था लेकिन अब बन चुकी है। ऑप्शन ए है तिरुपति, ऑप्शन बी है अमरावती, ऑप्शन सी है काकीनाडा, ऑप्शन डी है कुर्नूल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरावती, लेकिन अब ये नहीं है, अब इसमें से एक भी नहीं है। सही आंसर है हमारा सही आंसर है विशाखापट्टनम। पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती बनाए जाने की प्रस्तावना की गई थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश की ऑफिशियली जो राजधानी है वो विशाखापट्टनम बन चुकी है और इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं। अगला, और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना था। ये भी याद रखना। 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है झारखंड। संविधान के आर्टिकल 16 के तहत आदिवासियों निवास के आधार पर आरक्षण पर प्रतिबंध नहीं है, अतः विभिन्न राज्यों ने अपने स्थानीय लोगों को नौकरियों में अवसर प्रदान करने के लिए प्रबंध किया है। दिए गए विकल्पों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड सहित कई ऐसे राज्य हैं जो स्थानीय लोगों को आरक्षण देते हैं
और कानूनों की घोषणा की है, लेकिन बिहार राज्य ने प्रश्नकाल तक निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा नहीं की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ये दल बदल विरोधी कानून में संशोधन करता है। ऑप्शन बी है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देता है। ऑप्शन सी है ये राज्यों को अन्य पिछड़े वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। ऑप्शन डी है धर्म परिवर्तन के विरुद्ध विशेष से संबंधित है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ये राज्यों को अन्य पिछड़े वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है, आर्टिकल 105वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहले हम व्याख्या देख लेते हैं कि संविधान का 105वां संशोधन 10 अगस्त 2021 को हुआ था और ये अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवश्यक रक्षा सेवा बिल 2021 क्या है? ऑप्शन ए है कि ये सैनिकों को सेवा के अधिक वर्ष प्रदान करता है। ऑप्शन बी है सभी नागरिकों के लिए 2 वर्ष की सैन्य सेवा अनिवार्य करता है। ऑप्शन सी है रक्षा उत्पादन में पूंजी निवेश की अनुमति देता है और ऑप्शन डी है यह रक्षा उत्पादन इकाइयों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ये रक्षा उत्पादन इकाइयों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन ए है कृषि समिति, ऑप्शन बी है लेख लोखा समिति, ऑप्शन सी है अनुमान समिति, ऑप्शन डी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, लेख लोखा समिति। ठीक है, संसद ने लोक लेखा समिति ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। यदि हमारे बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाकी प्रीवियस हम जल्दी लेकर आएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में देख डालिए और स्टूडेंट सीनियर अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। साथ ही आप कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 आने ही वाली है। फरवरी के लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा और मार्च में आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। सारे प्रीवियस ईयर आप देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।